नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका से हम सभी परिचित हैं। प्रेस स्वतंत्रता के बाद से ही बहुमत और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। लेकिन ऑनलाइन मीडिया की जैसे जैसे पहुंच बढ़ती है, सूचनाओं की पहुंच का दायरा जैसे ही बढ़ता है, वहीं भ्रामक और फेक न्यूज हमें डराती हैं। ऐसे में जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है और फिर भी हकीकत, भ्रांति और जनमत की जागरूकता में इसकी भूमिका अहम है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आवश्यकता महसूस होती है एक नियामक व्यवस्था की, जिसके माध्यम से समाचार मीडिया न्याय संगत, निष्पक्ष और जनता के हित में कार्य कर सके। ऐसे ही समय में औपनिवेशिक काल से चली आ रही व्यवस्थाओं को बदलने की दिशा में सरकार चिंतित होती है और एक विधेयक लाती है। तो आज का हमारा संदर्भ इसी विधेयक पर केंद्रित है। आइए देखते हैं क्या आज का संदर्भ। तो आज का जो शीर्षक है वो है प्रेस पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, जिसके अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि अब तक जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएं जो समय के सापेक्ष हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है, फिर खबर के बाद देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, क्यों लाया गया ये विधेयक, आखिर वो कौन सी आवश्यकताएं हैं इसको लाए जाने के पीछे। फिर पीआरपी बिल के बारे में हम देखेंगे, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल जो 2023 में लाया गया है उसके बारे में कुछ तथ्यों को देखेंगे। फिर पीआरबी अधिनियम जो इससे पूर्व संचालित था, औपनिवेशिक काल अर्थात 1867 से संचालित है, उसको देखेंगे। अंत में हम चलेंगे अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। जीएस प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात सबसे पहले खबर की करें तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की, प्रेस एंड पीरियोडिकल बिल 2023 व्हाई इट वाज ब्रॉट इन डिफरेंसेस फ्रॉम 1867 एक्ट। तो कैसे 1867 के एक्ट से ये भिन्न है उसको भी समझेंगे, क्या परिवर्तन है वो भी समझेंगे। बात करें चर्चा में आने की तो आपको जैसा कि भूमिका में ही बताया गया कि ये बिल लाया गया, ये विधेयक लाया गया और ये विधेयक के चर्चा में आने का कारण यह है कि ये राज्यसभा में पहले ही 3 अगस्त को पास हो गया था। इसके बाद 21 दिसंबर को हाल ही में ये लोकसभा में भी पास हो गया है और अब इसकी औपचारिकताएं राष्ट्रपति जी के पास ये बिल जाएगा और अगर वहां पर इसको उनकी अनुमति मिलती है तो ये एक अधिनियम के रूप में एक पुराने समय से चले आ रहे औपनिवेशिक अधिनियम का, औपनिवेशिक एक्ट का स्थान ले लेगा। अब इस वजह से ये सुर्खियों में है। प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 के नाम से यह विधेयक है। अब क्यों लाया गया यह विधेयक, वो कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसकी वजह से इसको लाए जाने के विषय में सोचा गया, उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी इससे पहले वो बहुत जटिल थी। उस पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना के इस बिजनेस में जो लोग हैं, पत्रकारिता में जो लोग हैं, उस प्रक्रिया को सुगम्य बनाया जाए, पहला प्रयास तो यह किया गया। दूसरा, आपने देखा कि हाल ही में कुछ ऐसे ऑनलाइन माध्यम के बढ़ने के बाद कुछ ऐसी भ्रामक खबरें, डीप फेक जैसी जो चीजें काफी डराने वाली चीजें हैं जिसके माध्यम से किसी का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसी खबरें, भ्रामक खबरें फैलाई जा सकती हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी घातक हैं, जो कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जो विधियों को तोड़ती हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। ऐसी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन शामिल करके। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को तो इसमें केंद्र में रखा ही गया है। अभी तक डिजिटल समाचार मीडिया इस दायरे में नहीं था, उसको भी इस दायरे में ले आने की कोशिश की गई है क्योंकि इसकी पहुंच सबसे ज्यादा लोगों तक आज के समय में हो चुकी है और यहां पर फेक न्यूज एक बहुत डराने वाली चीज है। उससे निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी, आतंकवाद जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस पर हम कह सकते हैं कि इस पर विधि द्वारा इसको उस दायरे में लाने की एक कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो प्रमाणन की अब तक एक जटिल प्रक्रिया थी, उस जटिल प्रक्रिया को भी समाप्त करने की दिशा में इसके माध्यम से प्रोविजन किया जाएगा अगर यह अधिनियम बनता है तब। अब देखते हैं कि जो पीआरपी विधेयक बिल है 2023, इसमें क्या क्या किया गया है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें जो है जो परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो काम है वो है सरल ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। एक पोर्टल बना दिया जाएगा जिसमें आपको जो जटिल प्रक्रिया होती थी इसके लिए आपको कई चरणों से गुजरना पड़ता था, उसको सरल बनाते हुए सत्यापन और पंजीकरण के लिए एक ही जगह आपको एक पोर्टल पर जाना होगा और उन विभिन्न जो जटिल प्रक्रियाएं थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही जो सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी जो प्रकाशन होता है
वो इसके दायरे में आएगा। इसमें पहले बुक्स और जर्नल्स भी थे, उनको बाहर कर दिया गया इस दायरे से। अर्थात इसके अलावा बाकी जो चीजें जहां से रेगुलर तौर पर न्यूज निकलती है उन सभी को इस दायरे में ले आया जाएगा। और डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म को भी इस दायरे में सम्मिलित किया गया है। उनके लिए भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात ओटीआर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना उनको अनिवार्य होगा, तभी वो इस तरह की कोई भी न्यूज लगातार दे पाएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के न्यूज नहीं दे पाएंगे। और अगर उनको किसी भी प्रकार की आतंकवादी कृत्य, गैर कानूनी गतिविधि या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करते हुए देखा जाएगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए प्रोविजन इसमें किया गया है। साथ ही अगर देखें तो पीआरजी जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल होते हैं उनको अब अधिकार दिया गया है। अब तक यह अधिकार डीएम के पास होता था, वो अधिकार यहां पर केंद्रित करते हुए पीआरजी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास केंद्रित किया गया है कि इनको पंजीकरण से संबंधित की कोई भी निलंबन को रद्द करने का अधिकार होगा। अर्थात पीआरजी के पास शक्तियों को हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर किया गया। अब तक डीएम के पास एक घोषणा करनी होती थी आपको, वो घोषणा पहले के प्रोविजन में थी। अगर यह अधिनियम बनता है तो डीएम के समक्ष जो घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था उस घोषणा पत्र को प्रस्तुत करने से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपने एक पोर्टल के माध्यम से वो वहां पर सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। सिर्फ अब डीएम को और पीआरजी को आपको एक सूचना देनी पड़ेगी, वहां एक सूचना दाखिल कर देनी पड़ेगी कि हमने अमुक प्रक्रिया में आवेदन किया है। इसके अलावा प्रकाशक जो होते थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाने, उनको कारावास देने के लिए पहले का जो प्रोविजन था उसमें अपराधियों जैसा बर्ताव था। इसका कारण भी था क्योंकि जो व्यवस्था पुरानी चली आ रही है वो औपनिवेशिक काल की है, और औपनिवेशिक काल में क्रांतिकारियों का एक प्रमुख माध्यम था समाचार पत्र। तो समाचार पत्र को कुचलने के लिए उन्होंने ऐसे तमाम प्रोविजंस ऐड किए थे अपने कानूनों में। इस तरह के प्रोविजंस अब तक चले आ रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो अपराधियों जैसा बर्ताव होगा, तो उसमें ढील देने की बात की गई है। अर्थात अगर थोड़ा सा भी आपने विरुद्ध बोला तो 6 माह का कारावास, इससे अधिक का दंड की इस तरह का प्रोविजन 1867 के एक्ट में था, उसमें काफी हद तक ढील दी गई है। कुछ एक मामलों में ही अब दंड का प्रोविजन रह जाएगा। उल्लंघनों पे जो अपराधियों की श्रेणी में आपको रखा जाता था, वैसा बर्ताव किया जाता था, उसको हटाते हुए वित्तीय दंड बढ़ाए गए हैं। और साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें कारावास को लगभग हटा दिया गया है। जैसे 6 माह का कारावास आपको तब दिया जाएगा, 2 परिस्थितियां हैं। यदि आप जो पत्रिका पंजीकरण प्रमाण पत्र है उसको प्राप्त नहीं करते हैं और लगातार आप न्यूज फैला रहे हैं, न्यूज छापने की क्रियाविधि को जारी रखे हुए हैं, तो ऐसी दशा में आपको कारावास 6 माह का हो जाएगा। साथ ही आपको अगर पीआरजी के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, बार बार उस निर्देश का आप उल्लंघन करते हुए, उस निर्देश की अवहेलना करते हुए भी उस काम को जारी रखे हैं, तो ऐसी दशा में 6 माह का कारावास किया जाएगा। साथ ही एक बहुत अच्छा प्रोविजन इसमें है, अगर यह अधिनियम बनता है, तो वो है कि अपीलीय प्राधिकारी, कहीं भी अगर हमें हमारी सुनवाई के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है तो एक अच्छी व्यवस्था होती है। हर चीज में अच्छाई बुराई होती है, ये एक ऐसी चीज है जो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाएगा कि प्रेस और पंजीकरण के लिए एक अपीलीय बोर्ड बनाया जाएगा। और इस बोर्ड में हम अपने पंजीकरण से संबंधित कोई भी दुविधा होगी, हमारे ऊपर गैर कानूनी तरीके से अगर जुर्माना लगाया जाएगा तो इस बोर्ड में हम शिकायत कर सकते हैं। और इसमें भारतीय प्रेस परिषद के एक मेंबर होंगे, वो अध्यक्ष होंगे, और 2 सदस्य इनके साथ होंगे। अगर किसी भी दशा में पंजीकरण देने से इनकार किया जाता है, पीआरजी द्वारा कोई गैर कानूनी तरीके से आप पे जुर्माना लगाया जाता है, अगर ऐसा आपको लगता है, या पंजीकरण निलंबित और रद्द कर दिया गया, तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित पक्ष है, वो 60 दिनों के अंदर इस बोर्ड के अंदर, इस अपीलीय प्राधिकारी के अंदर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। ये एक प्रोविजन इसमें शामिल है। आगे देखें तो अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 1867 के अधिनियम से थी, उसको बिना समझे हम इन प्रोविजंस की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। तो एक नजर उस पर डालते हैं कि क्या परिवर्तन हुए। देखिए, जो समाचार पत्र थे पहले, या पत्रिका थी, पुस्तकें थी, पंजीकरण सहित उनका सूचीकरण भी हमको पहले देना पड़ता था। सामग्रियों को भी वो लोग देख लेते थे, अगर वो सामग्री लगती थी कि ठीक नहीं है तो सेंसर्ड कर दिया जाता था। तो ये सारी चीजें पहले दी जाती थी। इस चीज से यहां पर मुक्ति दिखाई देती है। साथ ही डीएम के समक्ष जो प्रिंटिंग प्रेस की घोषणा आवश्यक ही थी, वहां घोषणा पत्र देना पड़ता था, उससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अपना दाखिला करना होगा। डीएम और जो भी प्राधिकारी हैं वहां पर सिर्फ आपको एक सूचना डालनी होगी। साथ ही पहले मामूली उल्लंघन होने पर 6 माह की सजा का प्रोविजन था,
कोई अपीलीय प्राधिकारी नहीं था, उसका प्रोविजन यहां देखने को मिल रहा है। साथ ही अधिनियम के अनुसार केवल डीएम ही किसी पत्रिका की घोषणा को रद्द कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है, ये अधिकार वहां से ट्रांसफर किया गया है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो उससे अलग बताते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित ही एक पहलू है भारतीय प्रेस परिषद। इस पर भी एक नजर डालें तो भारतीय प्रेस परिषद की अगर बात करें तो ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था, और भारतीय प्रेस परिषद जिसके अध्यक्ष और 2 सदस्य जो अपीलीय बोर्ड बनाया गया है उसमें शामिल होंगे। तो भारतीय प्रेस परिषद जो है 1965 के अधिनियम के तहत गठित हुआ था, और ये एक वैधानिक और निर्णायक संगठन है। इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। साथ ही इसमें अगर बात करें तो जो सभापति होते हैं उनका चयन जो होता है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और परिषद के 28 सदस्य मिलके इसके अध्यक्ष का चयन करते हैं। काम क्या होता है, क्या कार्य होता है इसका? तो प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना ही इसका काम होता है। साथ ही भारत में समाचार पत्र और जितनी भी पत्र की एजेंसियां हैं उनको मानकों के अनुसार बनाए रखने का काम ये करती है। इसके अलावा अगर देखें तो अनुसंधान करने के प्रस्तावित कानून है, नियम है, या प्रेस से संबंधित अन्य मद जो हैं उस पर इसकी राय मायने रखती है, उस पर यह राय देने का भी काम करती है। और लोक महत्व के जितने भी मामले हैं उसमें यह जांच कर सकती है। अगर इसको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसके लिए ये एक विशेष समिति का गठन भी कर सकती है। साथ ही जो उच्च पेशेवर मानक हैं उसके अनुसार समाचार पत्र हैं या समाचार एजेंसी हैं या पत्रकारों के लिए ये एक आचार संहिता का भी निर्माण कर सकती है, जिस आचार संहिता के तहत ये सारी व्यवस्थाएं, ये पत्रकारिता संचालित होगी। अगर इससे संबंधित एक फैक्ट बताएं तो 16 नवंबर के दिन मनाया जाता है भारतीय प्रेस दिवस। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो भारतीय प्रेस परिषद है उसकी स्थापना हुई थी, तो उसको याद करते हुए भारतीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को हम मनाते हैं। अब आइए चलते हैं हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है उसकी तरफ। तो आज का प्रश्न आपके सामने है पटल पर कि प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन 1 है विधेयक पीआरजी को पंजीकरण, निलंबित और रद्द करने का अधिकार देता है। कथन बी है अपीलीय प्राधिकारी का भी प्रावधान करता है। सी है विकल्प प्रकाशकों और मुद्रकों को डीएम के समक्ष घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य है। डी ऑप्शन है कि डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्मों को संचालित करने के लिए एक बार पंजीकरण अर्थात ओटीआर की व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।